हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अक्टूबर मंथ की पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया था। ठीक, और ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। जो भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताया जाता है उसको आप लोग कान खोलकर ध्यान से सुना करिए। मुरारी बाबू की कथा की तरीके से या फिर सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरीके से मत सुना करिए, नहीं तो फिर आप लोग बाद में बोलेंगे कि जो पढ़ाया गया था वो आया नहीं। ठीक है, पहली बात ये कि भी स्केल 1 और स्केल 2 का एग्जाम हुआ। कुछ लोगों ने बोला कि जो कुछ पढ़ाया गया था आया नहीं, कुछ लोगों को लगा कि पढ़ाया गया जो भी पढ़ाया गया था उसमें से 90% आया। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग सीधे पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं। पीडीएफ मिल जाती है, वीडियो अगर आप लोग नहीं देखते हैं। पीडीएफ मैं बार बार बोलता हूँ कि पीडीएफ सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए होनी चाहिए, वीडियो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन के साथ में जो और एक्सप्लेनेशन बताया जाता है क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं और पीडीएफ में वो सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से सुनिए और अगर ज़रूरी समझते हैं तो कुछ नोट डाउन भी कर लिया कीजिए, जैसे कथा नहीं चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए, उसके बाद में आप लोग फिर जो है आंसर भी देने की कोशिश किया करिए। जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड, जैसे मैं कुछ भी स्टैटिक चीज़ें पूछता हूँ तो आप लोग उसका आंसर दीजिए। मैंने बोला कि अगर आप लोग कमेंट कर कर नहीं बोल पाते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग जहाँ पर भी जैसे जिस कंडीशन में वीडियोज़ देख रहे हैं उसी कंडीशन में मुँह से बोल दीजिए आंसर। इससे क्या होगा कि चीज़ें आप लोगों को रिवाइज होती रहेंगी। कुछ लोग नीचे कमेंट कर कर बोलते हैं कि भाई ये मत पूछो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, इसका टैगलाइन क्या है, इरिटेटिंग लगता है। तो भाई साहब, इरिटेटिंग तो आपको पढ़ाई में लगती है, तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए, आप पढ़ना ही छोड़ दीजिए। अगर आपको सब चीज़ें इरिटेटिंग लग रही हैं तो आप पढ़ाई बंद कर दीजिए। लेकिन जो चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग उस तरीके से करेंगे, और जिन लोगों ने इस तरीके से किया उनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिले। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, पीडीएफ सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, रिवीजन पर्पज से रखिए, लेकिन वीडियो को देखिए लास्ट तक में। ठीक है, अभी स्केल 2 और स्केल 3 का एग्जाम हुआ था, जिसमें से कि मेरे पास तो सारे क्वेश्चन आ नहीं पाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से 18 या 19 क्वेश्चन सिर्फ मेरे पढ़ाए गए वीडियो से थे। जो मैंने पढ़ाया था उसी में से 18-19 क्वेश्चन मिले हुए थे। ठीक है, स्केल 3 का काफ़ी कुछ नहीं आ पाया मेरे पास में। स्केल 2 का और जीबी वगैरह का लगभग 30-35 क्वेश्चन मेरे पास आ गए थे। 30-35 क्वेश्चन थे, जिसमें से कि 18 या 19 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए गए वीडियोज़ से ही थे। तो अगर 40 में से 18-19 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन भी वीडियो से मिल रहा है तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 5C ऑफ आरबीआई पूछा गया था, ये अगस्त की बैंकिंग में मैंने पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा उन लोगों को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन के फ्रेम में नहीं था, ये एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को सुना करो, देखा करो, जो चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं उसको भी सुना करो, ध्यान से सुना करो। जब हम लोग नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन डिस्कस कर रहे थे तब 5C ऑफ आरबीआई आप लोगों को बताया गया था। हर क्वेश्चन के साथ में बैंक की टैगलाइन वगैरह आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बार बार वही चीज़ें बताते रहते हैं, तो बार बार इसलिए बताता रहता हूँ कि हो सकता है कि आपको याद हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता है। और कितना टाइम इसमें लगता है टैगलाइन बताने में, 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं। 10 सेकंड से ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई टाइम का लॉस हो जाएगा। तो 10 सेकंड में अगर चीज़ें रिवाइज हो जा रही हैं तो उसको आप करने दिया करो। हिंदुस्तान में मुफ्त की सलाह बहुत लोग देते हैं और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में सलाह बराबर मुझे दे रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पर कमेंट वगैरह में बता रहे हैं कि पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। तो ये आप लोग जानिए कि कोई भी टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, पेपर आउट नहीं कर सकता है। मैं जनवरी 2020 से लेकर आज तक हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो करंट वाला पार्ट होता है आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन भी मिले। आप लोग सोचते हैं जिस तरीके से डिक्टो में पढ़ा रहा हूँ, डिक्टो में क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रहा हूँ, उस तरीके से पूछ लिया जाए, तो उस तरीके से पूछा भी नहीं जाता है। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाता है। इसलिए दिमाग आप लोगों को खोल के रखना होगा, एक्सप्लेनेशन समझना होगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग और किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी होगी। ठीक है, तो टैगलाइन की हम लोग बात कर रहे थे। टैगलाइन में आप लोगों को बार बार बताता आया हूँ। आईपीपीबी की टैगलाइन भी पूछी गई, आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी टैगलाइन होती है, ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, सीटीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सीटीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है ना, तो जब वीडियो का एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा था तो वहाँ पर बताया था कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है सीटीएस का फुल फॉर्म। जिन लोगों ने वीडियो देखा था वो लोग लगा दिए, जो लोग नहीं देखे थे, ध्यान से नहीं नोट डाउन किए थे, वो बोल रहे हैं कि पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। एग्जिम बैंक का सेटअप पूछा गया था, ये बताया गया है आप लोगों को। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था, ये आप लोगों को बहुत बार बताया गया है। सीआरएआर के बारे में पूछा गया था, ये आप लोगों को बताया गया है। फॉरेन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट
एंड रेगुलेट, ये कौन रेगुलेट करता है, ये भी आप लोगों को बताया गया था। दिल्ली मेरठ हाईवे पर भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया गया है। दिल्ली मेरठ RRTS आप लोगों को कई बार ये पढ़ाया गया और ये इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को बताया गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोगों को मिला, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन जनवरी या फरवरी से भी उठाए गए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आप लोग चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप लोगों को यहीं से मिलेगा। सिर्फ PDF के पीछे मत भागिए। कुछ लोग एग्जाम से 2 दिन पहले आए, टेलीग्राम पर जुड़े, व्हाट्सअप किए और PDF ले लिए और बोल रहे हैं, वो मैसेज क्या कर रहे हैं कि हमको ये भी पता है कि 2 दिन पहले ही हमसे टेलीग्राम का लिंक पूछ रहे हैं, 2 दिन पहले टेलीग्राम पर जुड़े और सारी PDF ले ली और बोल रहे हैं कि पूरा पढ़ के गया था, कुछ पढ़ के आया नहीं। तो 2 दिन में कोई पढ़ाई नहीं होती है। ये कोई जादू की जप्पी नहीं है कि दे दी जाए हो जाए, या संजीवनी बूटी नहीं है कि घोल के पिला दिया जाए और एक दिन में आप लोगों को हो जाएगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार आप लोगों को पढ़ते रहना होता है। जो लोग हर महीने लगातार पढ़ाई करते रहे उनका पेपर अच्छा हुआ, जो लोग नहीं पढ़े उनका पेपर खराब हुआ। फिर ये आप लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है। आप लोग ये कह सकते हैं कि पढ़ाया हुआ आया या नहीं आया। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्या आप लोगों को डायरेक्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए। ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। वो टीचर होंगे यूट्यूब पे जो इतना गारंटी देते होंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरीके से होती है बीच बीच में मैं ये भी बता सकता हूँ, लेकिन पेपर आउट करने का कोई सोर्स मेरे पास में नहीं है, ठीक है। बात को बहुत ज़्यादा लंबा आप नहीं खींचेंगे, क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, लेकिन मैं जो बार बार कहता आया हूँ अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिए, थोड़ा दिमाग खोलकर इसको आप लोग पढ़ा करिए। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Which bank has launched a business mentoring program named MSME प्रेरणा, ठीक है। किस बैंक ने MSME प्रेरणा नाम से एक व्यवसायिक सलाह कार्यक्रम शुरू किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। MSME प्रेरणा जो है वो इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन बैंक ने MSMEs के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया। इसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किया गया और ये प्रोग्राम इंडियन बैंक और पूर्णाथ एंड कंपनी दोनों की पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इससे मिलता जुलता कुछ जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का मर्जर हो गया। कौन कौन सी बैंक का? 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का मर्जर हो गया था। इंडियन बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो इंडियन बैंक के MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो पद्मजा चुंद्रू जो हैं, जो इसके MD और CEO हो जाएंगे। मैं लिख रहा हूँ पद्मजा चुंद्रू, ये जो हैं इसके MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन बैंक की, तो योर ओन बैंक जो है ये इंडियन बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। बाकी ये जो भी बैंक दी गई हैं इनकी टैगलाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर पता है तो कमेंट कर कर बताइए, नहीं पता है तो मुंह से बोल जरूर दीजिए एक बार कि इन सबकी टैगलाइन क्या है। रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए इसको। देखेंगे अगला क्वेश्चन। Which company has launched India's first financial control center on mobile to empower small business owners? किस कंपनी ने छोटे कारोबारियों को सशक्त बनाने के लिए मोबाइल पर भारत का पहला वित्तीय नियंत्रण केंद्र शुरू किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा चेकबुक ऑप्शन नंबर बी। चेकबुक ऑप्शन नंबर बी। स्पेलिंग इसकी यही है, यहाँ पर ये मत कंफ्यूज होइएगा कि इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी गई है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए इंडिया के पहले नियो बैंक चेकबुक ने इंडिया का पहला फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है। यह एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो कि 60 मिलियन से ज़्यादा स्मॉल बिजनेस ओनर्स को फिनेंशियली सशक्त बनाएगा, ठीक है। तो ये जो चेकबुक है ये इंडिया का पहला नियो बैंक है। नियो बैंक क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नियो बैंक क्या होता है, ठीक है। तो नियो बैंक जो होता है ये बैंक का एक टाइप है जो पूरी तरह से ऑनलाइन ऑपरेट किया जाता है, मतलब कि इसकी कोई फिजिकल ब्रांचेज नहीं होती हैं, ठीक है ना। बैंक अपनी सर्विसेज को डिजिटली प्रोवाइड करता है, तो ऐसे बैंक को हम लोग नियो बैंक बोलते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चेकबुक। नेक्स्ट, Which bank partnered with Vistara to launch the industry's first co-branded forex card for international travelers? अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए इंडस्ट्री का पहला को-ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने विस्तारा के साथ में साझेदारी की है, भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं। एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए एक्सिस बैंक ने और विस्टारा ने, इन दोनों ने मिलकर एक्सिस बैंक क्लब विस्टारा फॉरेक्स कार्ड नाम से इंडस्ट्री का पहला को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया। किस नाम से लॉन्च किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग। एक्सिस बैंक क्लब विस्टारा फॉरेक्स कार्ड नाम से इंडस्ट्री का पहला को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया, और ये किसी भी बैंक और इंडियन एयरलाइंस के द्वारा को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड के लिए किया जाने वाला पहला कोलैबोरेशन है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि किसी भी इंडियन एयरलाइंस के बैंक और इंडियन एयरलाइंस के द्वारा को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड के लिए किया जाने वाला ये पहला कोलैबोरेशन है, ठीक है ना। इंडियन बैंक और विस्टारा के द्वारा मिलकर ये कोलैबोरेशन किया गया है, ठीक है। एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात हुई है। एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके अगर हम लोग एमडी और सीईओ की बात करेंगे तो अमिताभ चौधरी जो हैं इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी सभी बैंकों की टैगलाइन आप लोग बताओ या फिर आप लोग इसके हेडक्वार्टर, आना तो दोनों चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को इरिटेशन होती है, मैं बार बार जो पूछता हूँ, तो उनकी इरिटेशन कम करने के लिए आप लोग दोनों में से कोई एक चीज़ बोल दो या कॉमेंट कर कर बता दो। नहीं बोल पा रहे हो, नहीं कॉमेंट कर पा रहे हो तो रिवाइज कर लो, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the name of the PSU which has signed an MOU with प्रसार भारती to broadcast and promote new agriculture technology? एग्रीकल्चर वालों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप लोग समझिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो। उस PSU का क्या नाम है जिसने प्रसार भारती के साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी को प्रसारित करने और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हो गया, और इसका जो आंसर हो जाएगा इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में इफको बोलते हैं, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को प्रसारित करने और बढ़ावा देने के लिए इफको ने प्रसार भारती के साथ में एक MOU साइन किया है। इसके तहत डीडी किसान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 25 एपिसोड की एक सीरीज प्रसारित करेगा, ठीक ना। डीडी किसान जो है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 25 एपिसोड्स की 25 एपिसोड की एक सीरीज प्रसारित करेगा, और जो प्रत्येक एपिसोड होगा उसकी जो ड्यूरेशन होगी 30 मिनट। 30 मिनट के 25 एपिसोड जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डीडी किसान पर प्रसारित किए जाएंगे। इफको की यहाँ पर बात हुई है। इफको का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके एमडी और सीईओ की हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जो है वो इफको के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। प्रसार भारती की भी बात हुई है तो प्रसार भारती का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही होगा, और प्रसार भारती के सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो शशि शेखर वेम्पति, ठीक ना। शशि शेखर वेम्पति जो है वो प्रसार भारती के सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे। FICCI Ladies Organization FLO has signed an MOU with which organization to empower women through skill training? FICCI Ladies Organization FLO ने कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका आंसर हो जाएगा। स्किल ट्रेनिंग के तहत में महिलाओं को सशक्त बनाने और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए FLO और NSDC ने एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट देखेंगे। Who has been appointed as the chairman of the State Bank of India with effect from 7th of October 2020? 7 अक्टूबर 2020 से भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिनेश कुमार खारा जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, ठीक। और खारा जी जो है वो करंट में SBI के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 7 अक्टूबर 2020 को इन्हें SBI के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। इन्होंने रजनीश कुमार जी को सक्सीड किया, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में ये भी दिया गया है, रजनीश कुमार भी ये देखिए दिया गया है। तो इन्होंने रजनीश कुमार जी को सक्सीड किया, जिनका कि 3 वर्ष का कार्यकाल 7 अक्टूबर 2020 को ही समाप्त हो गया। 3 साल से रजनीश कुमार जी SBI के चेयरमैन बने थे, और अब SBI के नए चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा जी का अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। और खारा जी का जो टेन्योर होगा अगले 3 सालों के लिए होगा। अगले 3 सालों के लिए खारा जी SBI के चेयरमैन बने रहेंगे।
खाराजी एसबीआई के 5 एसोसिएट्स बैंक्स और महिला बैंक के मर्जर में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए थे। अभी एसबीआई के जो 5 एसोसिएट बैंक हुआ करते थे और भारतीय महिला बैंक, इनका जो मर्जर हुआ था, इसमें खाराजी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन सबके मर्जर में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। चेयरमैन अब दिनेश कुमार खाराजी हो जाएंगे, रजनीश कुमार इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो द नेशन बैंक ऑन अस। एसबीआई की और भी टैगलाइन है, अगर कुछ आप लोगों को याद आ रही हैं तो कमेंट करिए या बोलकर आप लोग खुद से ही रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जे वेंकटरामू हैज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच पेमेंट बैंक्स। जे वेंकटरामू को किस पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने जे वेंकटरामू जी को आईपीपीबी के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है और इनका टेन्योर जो है अगले 3 सालों के लिए होगा। आईपीपीबी, अभी मैंने बताया ना कि इसकी टैगलाइन पूछी गई थी स्किल 2 के एग्जाम में, तो इसकी टैगलाइन क्या हो जाएगी? आपका बैंक आपके द्वार। आईपीपीबी की टैगलाइन हो जाएगी आपका बैंक आपके द्वार। ठीक है, और इन्होंने जो है जी वेंकटरामू जी ने सुरेश सेठी जी को सक्सीड किया है। किसको सक्सीड किया? सुरेश सेठी जी को। और करेंटली वेंकटरामू जी जो हैं वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर हैं। आईपीपीबी का हेडक्वार्टर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखेंगे। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा हैज लॉन्च्ड एपीआई इंटीग्रेशन बिटवीन पीएम स्वनिधि पोर्टल एंड ई मुद्रा पोर्टल ऑफ विच बैंक। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने पीएम स्वनिधि पोर्टल और किस बैंक के ई मुद्रा पोर्टल के बीच में एपीआई एकीकरण शुरू किया है, एपीआई इंटीग्रेशन शुरू किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। पीएम एसबीए निधि पोर्टल और एसबीआई ई मुद्रा पोर्टल के बीच में एपीआई इंटीग्रेशन दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च जो है पीएम स्वनिधि स्कीम का ही पार्ट है। ये जो लॉन्च किया गया है एपीआई इंटीग्रेशन, ये पीएम स्वनिधि का ही पार्ट है और इस इंटीग्रेशन से दोनों पोर्टल्स के बीच में आसानी से बिना किसी रुकावट के डाटा फ्लो हो सकेगा और इस स्कीम के तहत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स लोन लेना चाहते हैं उनकी प्रोसेसिंग इजी और फास्ट हो जाएगी। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 1 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसके माध्यम से जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना? ठीक है, और सिडबी जो है इस स्कीम की इम्प्लीमेंट्री एजेंसी है। सिडबी के माध्यम से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडबी का हेड कौन है? ये आप लोग कमेंट कर बताना है आप लोगों को, ये आप लोग कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एज पर द रिपोर्ट टाइटल्ड पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, हाउ मेनी पीपल विल बी pushed towards extreme poverty due to COVID-19 by the end of 2021? पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत तक कोविड-19 के कारण कितने लोग अत्यधिक गरीबी की ओर चले जाएंगे? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब 150 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 150 मिलियन, 150 मिलियन लोग जो हैं वो कोविड-19 के कारण 2021 के अंत तक अत्यधिक गरीबी की ओर चले जाएंगे। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, कितने सालों में ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो ये आप लोग समझिएगा। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई। वर्ल्ड बैंक हर दूसरे साल ये रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 150 मिलियन लोग कोविड-19 के कारण 2021 के अंत तक अत्यधिक गरीबी का शिकार हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है। तो प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेविड आर मालपास जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। वॉशिंगटन डीसी जो है वो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे।
Which bank has signed an MOU with NABARD to extend credit support for various projects in गुजरात recently? किस बैंक ने हाल ही में गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए नाबार्ड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। नाबार्ड गुजरात में अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के क्रेडिट सपोर्ट के लिए एसबीआई के साथ में अभी हाल ही में 3 MOU पर साइन किया है। एसबीआई की बात हुई है, चेयरमैन दिनेश कुमार खारा जी हो जाएंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला हो जाएंगे। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग कॉमेंट कर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। R.K. Chibbar has got a 6-month service extension as the chairman and managing director CMD of which bank? R.K. Chibbar को किस बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में 6 महीने का सेवा विस्तार मिला हुआ है? ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, J&K बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी J&K बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने राजेश कुमार छिब्बर जी को जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMD के रूप में 6 महीने का सर्विस एक्सटेंशन अभी हाल ही में दिया है। इससे पहले भी इन्हें जुलाई 2020 में 3 महीने का सर्विस एक्सटेंशन दिया जा चुका है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा यम राजेश्वर राव, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यम राजेश्वर राव इसका आंसर होगा। यम राजेश्वर राव जी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर जो है अपॉइंट किया गया है। आरबीआई ने अपने चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में यम राजेश्वर राव जी को अपॉइंट किया, और ये पोस्ट मार्च 2020 से खाली थी। मार्च 2020 से ही आरबीआई में 3 डिप्टी गवर्नर थे, चौथे डिप्टी गवर्नर की पोस्ट खाली थी, लेकिन अब यम राजेश्वर जी को जो है इसका आरबीआई का चौथा नया डिप्टी गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। मार्च 2020 में NS विश्वनाथन जी ने अपना टेन्योर पूरा किए बिना ही रिजाइन कर दिया था, तब से ये पोस्ट खाली थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राव जी ने किसको रिप्लेस किया, राव जी ने किसको रिप्लेस किया? तो राव जी ने NS विश्वनाथन जी को जो है रिप्लेस किया। इनसे पहले NS विश्वनाथन जी जो थे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, NS विश्वनाथन की जगह पर M राजेश्वर राव जी को आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और यम राजेश्वर राव जी जो है वो करंट में आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और ये अब डिप्टी गवर्नर के रूप में आरबीआई के फिनेंस रेगुलेशंस को मैनेज करेंगे। इनको डिप्टी गवर्नर जब बनाया गया है तो ये आरबीआई का फिनेंस रेगुलेशंस मैनेज करेंगे। ठीक है, आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये आप लोग कमेंट कर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग आर द न्यू मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति समिति के नए सदस्य हैं? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई ऑल A, B एंड C, यानी कि शशांक भिड़े, जयंत वर्मा और असीमा गोयल, ये तीनों जो हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नए मेंबर्स हैं। अभी 7 से 9 अक्टूबर के बीच में आरबीआई की 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने की। शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं, आप लोग कमेंट कर बताओ। और ये जो 6 लोगों की कमेटी है, इस कमेटी में इस बार 3 नए मेंबर इंट्रोड्यूस किए गए। कौन कौन से 3 नए मेंबर इंट्रोड्यूस किए गए, ये देखो आप लोगों को बताया ही गया कि शशांक भिड़े, जयंत वर्मा और असीमा गोयल, ये 3 नए मेंबर हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया। ये 3 नए मेंबर बनाए गए, ठीक है ना। और ये 3 लोगों की जो नियुक्ति की गई, जो 3 नए सदस्य बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए क्योंकि अभी सितंबर 2020 में 3 लोगों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था और वो रिटायर हो गए थे, तो उनकी जगह पर इन 3 नए लोगों को अपॉइंट किया गया है। कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है ना, कौन कौन से मेंबर हैं जो अभी रिटायर हो गए, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रविंद्र ढोलकिया, पामी दुआ और चेतन घाटे, ये 3 लोग रिटायर हुए। इनके 3 लोगों की जगह पर ये 3 लोग जो है वो इस कमेटी में इंट्रोड्यूस किए गए। अब इस मीटिंग में जो ये मीटिंग हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि करंट में रेपो रेट क्या है।
करंट में रेपो रेट कितना है, 4% का है। करंट में रेपो रेट 4% का है। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें, रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करें तो 3.35% का है, ठीक है ना। एमएसएफ की अगर हम लोग बात करें तो एमएसएफ जो है 4.25% का है। बैंक रेट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बैंक रेट जो है वो भी 4.25% का है, ठीक। तो ये करंट रेट्स वगैरह हो गए कुछ जो भी हैं। अब हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि इस मीटिंग में और भी क्या क्या डिसीजन लिए गए। आरबीआई पहली बार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को खरीदेगी, ठीक है। आरबीआई द्वारा 2018 में लागू किए गए को ओरिजिनेशन मॉडल को को लेंडिंग मॉडल के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब कि अब सभी एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए बैंक्स के साथ में पार्टनरशिप कर सकेंगे। आरबीआई ने रिस्क वेट लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 7.5 करोड़ कर दिया है। किससे बढ़ाकर? 5 करोड़ से बढ़ाकर 7.5 करोड़ कर दिया गया है। मतलब कि बैंक्स जो हैं अब वो 7.5 करोड़ रुपए तक का लोन इंडिविजुअल, रिटेल और स्मॉल बिजनेस बोरोवर्स को दे सकेंगे। आरटीजीएस को 24/7 365 के लिए अवेलेबल कर दिया गया है और ये दिसंबर 2020 से अवेलेबल किया गया है। यानी कि आरटीजीएस जो है वो अब 24 घंटे सातों दिन, मतलब 365 दिन 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन, मतलब लगातार हर समय हम लोग आरटीजीएस कर सकते हैं, ठीक है। ये दिसंबर 2020 से लागू कर दिया जाएगा। और एमपीसी ने इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी -9.5 रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है ना। -9.5 एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी जो मीटिंग हुई, इसके अनुसार इंडिया की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है वो -9.5 रहने का अनुमान है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ डिसीजंस थे जो एमपीसी की मीटिंग में लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया हैज फाइनेंस्ड टू व्हिच कंट्री फॉर रिपावरिंग ऑफ वांगे थर्मल पावर स्टेशन रिसेंटली। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में वांगे थर्मल पावर स्टेशन की मरम्मत के लिए किस देश को वित्तीय सहायता दी है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जिम्बाब्वे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। व्हिच बैंक इन कोलैबोरेशन विद गूगल पे एंड वीजा लॉन्च्ड एन एस क्रेडिट कार्ड। गूगल पे और वीजा के सहयोग से किस बैंक ने एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ में मिलकर एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। टोकनाइजेशन सिस्टम इसमें इनेबल किया गया है, ठीक है। इस कार्ड में, इस जो क्रेडिट कार्ड है, एस क्रेडिट कार्ड जो है, इसमें टोकनाइजेशन सिस्टम इनेबल किया गया है। अब टोकनाइजेशन सिस्टम क्या होता है पिछले वीडियोस में बताया गया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा और टोकनाइजेशन सिस्टम के बारे में जानते होंगे। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमिताभ चौधरी जो है इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच बैंक हैज पार्टनर्ड विद अपोलो टू लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव हेल्दी लाइफ प्रोग्राम। किस बैंक ने अपनी तरह का पहला हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए अपोलो के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एक हेल्थ केयर सोल्यूशन है ये, जो कि अपोलो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एचडीएफसी बैंक्स के कस्टमर्स को इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। आदित्य पुरी जी ने इस प्रोग्राम को डिजिटली लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय एक्सिम बैंक टू द मालदीव्स फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। एक्सिम बैंक ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को कितनी राशि दी है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब 400 मिलियन यूएसडी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 400 मिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक्सिम बैंक ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को 400 मिलियन यूएसडी का एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट आप लोग जानते होंगे क्या है। 400 मिलियन यूएसडी का एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। अगर हम लोग इसकी बात करें इंडियन रुपीज़ में तो 2933 करोड़ रुपए लगभग ये इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 400 मिलियन यूएसडी। एक्सिम बैंक के एमडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेविड रास्क्विना जो है वो एक्सिम बैंक के एमडी हो जाएंगे। कौन? मैं लिख दे रहा हूँ, डेविड रास्क्विना जो है वो एक्सिम बैंक के
MD हो जाएंगे। एक्सिम बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मालदीव की कैपिटल की बात करेंगे तो करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मालदीवियन रुपया जो है वो मालदीव की करेंसी हो जाएगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स AMFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, किसे फिर से चुना गया है, ठीक ना, री इलेक्टेड है ना, तो किसे फिर से चुना गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नीलेश शाह, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नीलेश शाह इसका आंसर हो जाएगा। कोटक म्यूचुअल फंड के MD हैं ये इस समय। कोटक म्यूचुअल फंड के MD नीलेश शाह जी को AMFI का चेयरमैन री इलेक्ट किया गया है और सौरभ नवंती को AMFI का वाइस चेयरमैन री इलेक्ट किया गया है। ऑप्शन में सौरभ नवंती भी दिया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, नीलेश शाह जी जो है वो चेयरमैन है, इन्हें भी री इलेक्ट किया गया है, फिर से मतलब नियुक्ति इनकी की गई है। और सौरभ नवंती जी जो हैं वो AMFI के वाइस चेयरमैन हैं, ठीक ना, वाइस चेयरमैन है, VC हैं, और इनको भी री इलेक्ट किया गया है, इनकी मतलब कि इनकी भी फिर से नियुक्ति की गई है, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई नीलेश शाह। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा होगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने बीच में पूछे थे उसका आंसर आप लोगों ने दिए होंगे, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को इसका पार्ट 3 भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। एग्जाम से पहले, SBI के एग्जाम से पहले आप लोगों की सारी चीज़ें अवॉइड करा दी जाएंगी। टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और जैसा कि मैंने बताया, ध्यान से आप लोग इन सारी चीज़ों को सीखा करिए, थोड़ा सा सीरियसली आप लोग इन सारी चीज़ों को सुनेंगे, तब जाकर आप लोगों को एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन कहीं से भी जरूरी नहीं कि जो पढ़ाया गया है उसी तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाए। डिक्टो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है यही वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाए, इस तरीके से नहीं होता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से की जा सकती है, इसीलिए वीडियो देखना जरूरी होता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग वीडियो को देखें, और जरूरी समझते हैं तो थोड़े बहुत नोट्स भी आप लोग बना लिया करें। PDF भी आप लोगों को मिलती है, लेकिन PDF आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ही किया करें, रिवीजन पर्पज से ही रखें, लेकिन वीडियो देखना जरूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चंस आप लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ में मिल जाएंगे। अभी RRB का एग्जाम बचा हुआ है, PO क्लर्क में आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।